Good morning, all of you. In today's part, we will discuss about the next experimental theory, that is about the determination of the strength of the same substance, which is in the previous experiment, that is the Mohr salt. In today's experiment also, we will determine the strength of the given Mohr salt solution, but by taking the standard potassium dichromate solution. In the previous experiment, we have taken the standard KMnO4 solution. In today's experiment, we will have, बोलो कौन सा एक्सपेरिमेंट, क्या है आपके पास सॉल्यूशन? पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो पोटाशियम डाइक्रोमेट लेने से क्या चेंज आएगा वो हम डिस्कस करेंगे, और मेथड वही होगा, टेक्निक वही होगी, मींस बाय द पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। Means today's experiment is determination of the strength of the Mohr salt solution using standard K2Cr2O7 solution by potentiometric titration। तो आज हम इसके बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो बताओ बेटा, जो आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है उसकी हेडिंग क्या बन गई? एक्सपेरिमेंट लिखते हैं, एम लिख दें कि टू डिटरमाइन द strength of given Mohr salt solution, फार्मूला कल आपने हमें बता ही दिया था कि मोर सॉल्ट का फार्मूला क्या होता है। जिस बच्चे को पता है वो भी साथ के साथ बोल दे। बताओ बेटा, बताओ कौन बताएगा? यूजिंग स्टैंडर्ड K2Cr2O7 solution, by potentiometric titration, एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं बेटा, आज के एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको समझाएं उससे पहले एक शब्द आता है दैट इज कॉल्ड एज द डबल टाइट्रेशन। बेटा इसका मतलब बता दो मुझे। देखो एग्जामिनर तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है वाइवा के अंदर। प्रैक्टिकल वाइवा जब आपका होता है तो उसके दौरान कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि टाइट्रेशन जब हम कर रहे हैं तो टीचर आपको कह दे बेटा क्या आपने कभी डबल टाइट्रेशन की है? तो अगर आखिर डबल टाइट्रेशन आप करेंगे तो कब करेंगे, उसकी यूटिलिटी क्या है, कब की जाती है? तो देखो एक सेंस बताते हैं हम आपको यहाँ पे। देखो आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है बेटा, उसमें हमने आपको दे दिया देखो मोहर सॉल्ट, ठीक है। और जो मोहर सॉल्ट है ना बेटा, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो आपके लिए अननोन है। उसकी कंसंट्रेशन के बारे में आप नहीं जानते, क्योंकि वो सॉल्यूशन हमने आपको बना के दिया है। साथ ही साथ दूसरा सॉल्यूशन भी हमने आपको दे दिया, दैट इज द पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। लेकिन ये सॉल्यूशन हमने तो आपको ऐसा दे दिया कि जिसकी जो नॉर्मेलिटी है वो आपके लिए नॉन है, तो आपके सामने दिक्कत नहीं आएगी। आप देखो सिंपल एक इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पे, N1V1 इज इक्वल टू द N2V2। N1 मीन्स नॉर्मेलिटी ऑफ द मोहर सॉल्ट, वो आपको निकालनी है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। क्योंकि मोहर सॉल्ट को आप किस में लेंगे? आप इसको लेते हैं टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर। यू विल टेक इट इन द टाइट्रेशन फ्लास्क, आप इसको टाइट्रेशन फ्लास्क में लेंगे। और पोटेशियम डाइक्रोमेट को आप किस में लेंगे? यू विल टेक इट इन द ब्यूरेट, आप इसको ब्यूरेट में लेंगे। तो टाइट्रेशन फ्लास्क में कैसे लेंगे? बाय यूजिंग द पिपेट की हेल्प से। Using the pipette of 10 ml or the 20 ml, whatever may be the pipette available in your laboratory, आप उसके बेसिस के ऊपर आप चाहे देखो V1 की वैल्यू आप 10 ml ले लें, N2 की वैल्यू नॉन है जैसे हमने पहले ही बता दिया, N2 इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट, वो नॉन होगा, मल्टीप्लाइड बाय ये V2 कहां से आया? दैट इज फ्रॉम द एंड पॉइंट, जो हमारा एंड पॉइंट आता है दैट इज V2। तो यहां से क्या निकल जाती है आपकी? N1 मींस नॉर्मेलिटी ऑफ मोहर सॉल्ट निकाल लेंगे। लेकिन अब हम यूज कर रहे थे एक वर्ड जिसे कहा था डबल टाइट्रेशन। बेटा मान लो अगर हम ऐसा कर दे कि ये कह दें आपको कि मोहर सॉल्ट की नॉर्मेलिटी निकालो, मोहर सॉल्ट की स्ट्रेंथ निकालो बाय यूजिंग द पोटेशियम डाइक्रोमेट, और पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन जो हमने दिया, हमने उसकी नॉर्मेलिटी भी आपको नहीं बताई, मींस वो भी कैसा सॉल्यूशन है। देखो मैंने नॉन को काट के क्या लिख दिया बेटा यहाँ पे? अननोन। पोटेशियम डाइक्रोमेट की जो नॉर्मेलिटी है वो भी आपको नहीं पता। तो अब क्या करेंगे बेटा, बताओ क्या करें?
सोचो अब क्या करेंगे आप। फिर ये वर्ड यूज होता है जिसे कहते हैं आप डबल टाइट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की नॉर्मेलिटी अननोन है हमारे लिए। तो अब आपने क्या किया, एक और एक्सपेरिमेंट साइड बाय साइड आपको करना पड़ा। एक तो देखो यही एक्सपेरिमेंट था, देखो मैंने आपके लिए देखो इधर ये बना दी, देखो ये ब्यूरेट ले लिया आपने, और नीचे देखो आपके पास ये टाइट्रेशन फ्लास्क थी। जिस टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर आपने बेटा क्या ले लिया, एक तो ये मोहर सोल्ट ले लिया देखो यहाँ पे, और ऊपर आपने क्या डाला बेटा इसमें K2Cr2O7। लेकिन जैसे ही आपने K2Cr2O7 डाला, आपके दिमाग में बात आई कि इसकी नॉर्मेलिटी तो बोलो क्या है आपके लिए, अननोन। तो आप रुक गए, आप ये एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं पाए। तो अब क्या करें, इसके लिए आपको क्या करना पड़ा, आपने दोबारा से क्या किया, ये जो अननोन सॉल्यूशन था, देखो मैं साइड में लिख रहा हूं यहाँ पे K2Cr2O7, वो सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी हमारे लिए अननोन है, हमने क्या किया, हमने लैब के अंदर से एक आपका मोहर सोल्ट का बॉक्स लिया, हमने उसके अंदर से मोहर सोल्ट निकाल लिया। मोहर सोल्ट को खुद आपने वे किया और खुद आपने इसका सॉल्यूशन तैयार कर लिया N/10। देखो ये वो मोहर सोल्ट नहीं होगा जो आपको गिवन था, जो कि अननोन सॉल्यूशन वाला था, वो तो टीचर ने दिया। लेकिन टीचर ने तो आपके साथ क्या दिक्कत पैदा कर दी कि टीचर ने मोहर सोल्ट की तो नॉर्मेलिटी आपसे निकलवा ली, और पोटेशियम डाइक्रोमेट दिया, उसकी भी नॉर्मेलिटी नॉन नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो अननोन सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी पहले निकालनी पड़ेगी। कैसे कि अननोन सॉल्यूशन जो था पोटेशियम डाइक्रोमेट का वो लो, और लैब में जाओ, अपनी मर्जी से मोहर साल्ट का एक नया डिब्बा लो और उसके अंदर से N/10 का सॉल्यूशन बना लो। N/10 का आपने सॉल्यूशन बना दिया। अब क्या करेंगे आप, एक अलग से टाइट्रेशन देखो यहाँ पे करेंगे बेटा, अलग से देखो, अलग से कैसे करेंगे। आपने ये ब्यूरेट ली, ब्यूरेट के अंदर आपने यहाँ पे क्या लिया, उसी टाइप से K2Cr2O7, और जिसकी नॉर्मेलिटी नॉन नहीं है हमारे लिए। नीचे पिपेट की हेल्प से आपने टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर अब की बार वो मोहर सोल्ट वाला सॉल्यूशन लिया है जो आपने खुद बनाया है लेबोरेटरी के अंदर, जिसकी नॉर्मेलिटी आपके लिए नॉन है। पिपेट की हेल्प से आपने मान लीजिए 10 ml ले लिया, ये आपका V2 हो गया, ये आपका N2 हो गया, N/10 मोहर सोल्ट की, क्योंकि आपने नॉन सॉल्यूशन लिया है। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसकी नॉर्मेलिटी N1 है, मान लीजिए ये हमें निकालनी है। इनिशियल रीडिंग आपने नोट कर ली शुरू में पोटेशियम डाइक्रोमेट की, फिर टाइट्रेशन किया, एंड पॉइंट आएगा। कैसे आएगा एंड पॉइंट वो तो अभी हम आपको समझाएंगे, लेकिन ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज्ड, मींस पहले एक इनिशियल रीडिंग, और उसके बाद बेटा क्या आएगी यहाँ पे, जब एंड पॉइंट आएगा उसे कौन सी रीडिंग कहते हैं, फाइनल रीडिंग। जो ये वॉल्यूम यूज हुआ वो यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट का, दैट इज द V1, ये अपने टाइट्रेशन की हेल्प से निकाल लिया। बोलो कैसे निकाला, विद द हेल्प ऑफ द टाइट्रेशन बाय गेटिंग द एंड पॉइंट। आपने सिंपल इक्वेशन लगाई बेटा यहाँ पे N1 V1 इज इक्वल टू, बोलो बेटा क्या लगाओगे, N2 V2। N2 क्या है, मोहर सोल्ट के बारे में देखो इधर आपने लिख दिया मोहर सोल्ट। N2 इज नोन N/10, V2 इज नोन 10 ml लिया आपने टाइट्रेशन फ्लास्क में, N1 हम निकाल लेंगे यहां से, V1 इज नोन, कैसे आया, बाय एंड पॉइंट। तो N1 निकाल लिया, जो N1 यहाँ पे आया ये क्या है, दैट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द अननोन पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो मींस आपको एक टाइट्रेशन अलग से करनी पड़ी, एक टाइट्रेशन, दैट इज योर फर्स्ट टाइट्रेशन बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द मेन टाइट्रेशन। ये हमारी फर्स्ट टाइट्रेशन हुई। इस टाइट्रेशन के द्वारा आपने क्या निकाला है, जो आपको अननोन पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन दे दिया था उसकी नॉर्मेलिटी आपने निकाली। फिर उस अननोन सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आपके पास निकल गई। अब देखो जो मैंने बेटा उधर लिख रखा था ना N2 इज इक्वल टू अननोन, अब इसको काट दो, अब तो ये आपके लिए नॉन हो गया। अब बेटा क्या हो गया, नॉन। नॉन कैसे बना, बोलो कैसे बना, एक टाइट्रेशन की हेल्प से बना, आपने निकाल ली, नाउ इट इज नॉन। नॉन कहां है, जो इधर ये आंसर आया ये है। क्लियर हो गया बेटा। तो मींस अब अपनी मेन टाइट्रेशन करेंगे हम, क्योंकि अब ये आपके पास जो पोटेशियम डाइक्रोमेट था अब ये नॉन नहीं रहा, इसकी नॉर्मेलिटी अब नॉन हो चुकी है बाय मेकिंग द फर्स्ट टाइट्रेशन, पहली टाइट्रेशन जब हमने की। इट मींस यहाँ पे आपने कितनी टाइट्रेशन की इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, दो टाइट्रेशन। पहली टाइट्रेशन किस लिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट की नॉर्मेलिटी निकालने के लिए, और दूसरी टाइट्रेशन किस लिए, क्योंकि वो हमारा एक्सपेरिमेंट है, उसमें हमें जो गिवन सॉल्यूशन था मोर सॉल्ट का उसकी नॉर्मेलिटी निकालनी ही थी। तो ऐसी टाइट्रेशंस को कहते हैं आप
डबल टाइट्रेशन। ऐसी टाइट्रेशन को बेटा आप क्या कहते हैं? डबल टाइट्रेशन। आगे बेटा बात समझ में यहां तक सभी को? यस सर। ठीक है बेटा, अब इसमें हम अपने मेन पॉइंट की तरफ चले जाते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे आपके साथ लेबोरेटरी के अंदर, हम आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो सॉल्यूशन देंगे वो नॉन देंगे। अगर बाय चांस एग्जाम में कोई ऐसा एग्जामिनर आ जाए जो ऐसा काम कर भी दे तो आपको पता होना जरूरी था, इसलिए ये चीज बेटा आपको बता दी गई है। नोट डाउन कर लिया ना बेटा सभी ने यहां तक? अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ इधर वाले पोर्शन को। ये डबल टाइट्रेशन मैंने शब्द हटा दिया बेटा यहाँ से। तो अब हम अपने मेन पॉइंट की तरफ आ गए कि हमने टाइट्रेशन स्टार्ट कर दी। क्या किया टाइट्रेशन स्टार्ट करने के लिए? हमने टाइट्रेशन फ्लास्क ली, उसके अंदर हमने पिपेट आउट किया। पिपेट आउट का मतलब पिपेट की हेल्प से हमने डाला। पिपेट आउट 10 ml ऑफ द मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन इन द टाइट्रेशन फ्लास्क। उसके बाद एक चीज और हमारे दिमाग में फिर से आ गई। आप कहेंगे सर एक चीज तो बता दो, आज वाली जो टाइट्रेशन है वो कैसी टाइट्रेशन है? क्या वो एक सिंपल टाइट्रेशन है, क्या वो एक एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, या वो एक प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है, या वो एक रिडॉक्स टाइट्रेशन है? आपके दिमाग में फिर से क्वेश्चन आया। आप कहेंगे सर पोटेशियम जो डाइक्रोमेट है ना यहाँ पे, ये तो हमने पढ़ रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे कल आपने हमसे पूछा था KMnO4 कैसा सॉल्यूशन है, वैसा ही जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है इट इज ऑल्सो ए, बोलो बेटा कैसा कैसा रिएजेंट है ये? बताओ बेटा, जल्दी बताया करो बेटा। ऑक्सीडाइजिंग। हाँ, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक चीज और हम आपसे पूछ लेते हैं। जैसे कल मैंने आपसे पूछा था कि KMnO4 तो 3 मीडिया के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता था, एसिडिक में भी, बेसिक में भी और न्यूट्रल में भी, तीनों मीडियम में। लेकिन बेस्ट कौन से मीडियम में करता था? एसिडिक। ठीक है, ऐसे ही जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये तीनों मीडियम में उसकी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं करता। ये मेनली एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। और जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करे एसिडिक मीडिया के अंदर, देखो जब हम एसिड डाल दें मींस कंसंट्रेटेड H2SO4 जो हम यूज करते हैं, तो उसके दौरान ये जिस कंपाउंड में कन्वर्ट होता है दैट इज क्रोमियम सल्फेट, Cr2SO4 का थ्राइस, ये क्रोमियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। आगे बेटा बात समझ में? और इस क्रोमियम सल्फेट में देखें, अगर मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में कहूं कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं, तो आप कहेंगे सर ऐसे निकालते हैं। मैंने कहा बेटा कैसे? आप कहोगे सर क्रोमियम को x मान लो, देखो 2 है तो 2x, ऑक्सीजन 7 है तो 2 7 जा, देखो -14 हो गया, -2 चार्ज होता है। पोटेशियम पे +1 तो +2 लिख दिया, इक्वल टू 0। तो बताओ क्या आ गया बेटा? 2x = 12, तो x = बोलो क्या? +6। पोटेशियम डाइक्रोमेट में जो क्रोमियम है उसके ऊपर बेटा कितना चार्ज है? +6। अब जो प्रोडक्ट बनता है एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसमें चेंज होता है वो क्रोमियम सल्फेट है। यहाँ पे ये जो क्रोमियम सल्फेट है, सल्फेट के ऊपर कैसा चार्ज होता है? -2, तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे क्या होगा? +3। तो क्रोमियम के ऊपर +3 चार्ज है। बेटा कैसा चार्ज है बोलो? +3। तो मीन्स यहाँ पे इस क्रोमियम के ऊपर आप वैसे भी निकाल सकते थे, देखो 2x, सल्फर सल्फेट 3 आयन थे तो -6 = 0, तो x = +3, आप ऐसे भी निकाल के शो कर सकते हैं। बोलो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बेटा कितना है? बताओ शाबाश, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज आया? 3 का चेंज है, क्योंकि x = +6। हाँ, ये 3 का चेंज है, तो द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 3। द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 3 का चेंज आया यहाँ पे। ठीक हो गया? अब 3 का तो चेंज आ गया। यहाँ पे कोई आपसे ये पूछे, बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो आपसे वाइवा में पूछे जा सकते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट का मान लीजिए कोई मोलिकुलर मास है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का मोलिकुलर मास ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, मान लीजिए वो मोलिकुलर मास m है। बताओ इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा? जल्दी बताओ, सोच के बताओ, जल्दी बताओ बेटा। मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। बताओ क्या आंसर आना चाहिए? m को तो m ही मान लो। बताओ बेटा कौन बताएगा? m/3 सर। देखो फिर गलती कर गए ना आप। मैंने ऊपर जानबूझ के लिखा था, क्या लिखा था मैंने जानबूझ के? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है 3। यहाँ पे मैंने नीचे क्या लिखा है? मोलर मास डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर लिखा मैंने? नहीं, क्या लिखा? टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन। अब आप कहेंगे सर टोटल का क्या मतलब है?
टोटल का मतलब है ये जो xi थी ना बेटा ऊपर वैल्यू K2Cr2O7 इज द रिएक्टेंट। देखो मैं साइड में रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ, K2Cr2O7 इज द रिएक्टेंट, और ये कन्वर्ट हो गया Cr2SO4 के थ्राइस में। इस क्रोमियम के ऊपर तो जो चार्ज था दैट इज द +6, यहाँ पे क्रोमियम पे चार्ज है +3, ये एक क्रोमियम एटम के ऊपर चार्ज है। अब ये देखो रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में नहीं, रिएक्टेंट साइड में क्रोमियम एटम कितने हैं बताओ शाबाश, नंबर ऑफ क्रोमियम एटम कितने हैं? 2 सर। 2 है। तो एक क्रोमियम एटम की वजह से तो चेंज कितना आया था बताओ बेटा, बताओ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये इधर तो 6 है, इधर 3 है, सो दैट चेंज इज 3, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3। लेकिन वो एक क्रोमियम की वजह से था, एक क्रोमियम, क्योंकि जो x माना है ना बेटा 2x करके, देखो ये 2x करके हमने जो x माना है, हमने 2x लिख रखा है ना, 2x का मतलब 2 क्रोमियम थे इसलिए 2 लिखा। x की वैल्यू आई है बेटा ये +6, तो x कौन है? एक क्रोमियम। हमें तो 2 क्रोमियम की वजह से चेंज देखना है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 में तो 2 क्रोमियम है, इसलिए 2 क्रोमियम की वजह से कितना चेंज बताओ, दैट इज कॉल्ड एज टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। बताओ कितना हो जाएगा, 3 × 2, सो दैट इज 6। इसीलिए हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे मोलर मास को m/6, सो दैट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा के देखना बेटा, किसी भी साल के कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप आगे जो एग्जाम देंगे, कोई भी एग्जाम देना, आपके इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आना होता है, चाहे वो KMnO4 के ऊपर आए, चाहे पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऊपर आए, आना होता है वो। तो इसलिए ये चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी ही है। ये तो एक रिएक्शन थी जो हमने ली, ऐसी रिएक्शन कोई भी दे सकते हैं एग्जाम में, तरीका यही रहना है आपके इक्विवेलेंट मास को निकालने का, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो ये तो हमने आपको बता दिया कि इक्विवेलेंट मास आप कैसे निकालते हैं। अब हम अपने मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं। जैसे कल आपको बताया कि पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी सीख लिया। एसिडिक मीडियम में काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, वो भी देख लिया। एसिडिक मीडियम में ये क्रोमियम सल्फेट में बदलेगा Cr2SO4 के थ्राइस, ये भी ठीक है। इसका इक्विवेलेंट मास m/6 हो जाएगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब क्वेश्चन आया कि जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे, मोहर सॉल्ट के साथ टाइट्रेशन करेंगे, तो रिएक्शन कैसी होगी? तो अब हम उस रिएक्शन को लिखते हैं यहाँ पे। पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन बेटा किसके साथ, बताओ किसके साथ? मोहर सॉल्ट के साथ। मोहर सॉल्ट में बताओ रिएक्टिव पार्ट कौन सा है, कल भी बताया था। FeSO4। हाँ बिल्कुल सही, FeSO4। और FeSO4 में, FeSO4 देखो नीचे हमने लिख दिया, यहाँ पे देखो नीचे लिख देता हूं मैं, जो हमने लिया दैट इज मोहर सॉल्ट, और मोहर सॉल्ट में रिएक्टिव पार्ट है FeSO4 जिसमें आयरन के ऊपर +2 चार्ज। अब 2 रिएक्शन चलेंगी यहाँ पे, देखो कौन सी 2, जिसको हम बैलेंस भी कर देंगे। Cr2O7 के ऊपर तो है 2- चार्ज, प्लस ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, अभी आपको सिखा दिया एसिडिक मीडियम में, ये क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी सिखाया था ना बेटा कि क्रोमियम +3 में ये चेंज हो जाएगा। दूसरी रिएक्शन हमारे पास मोहर सॉल्ट है Fe+2n, ये बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+3 में। अब कल आपको सिखाया था इन रिएक्शन को बैलेंस करना, बोलो बेटा कैसे बैलेंस करते हैं, तरीका बताओ। पहली रिएक्शन को बैलेंस करवाओ, पहला स्टेप क्या थी, बैलेंस ऑल द एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को छोड़ दो क्रोमेट आयन में, क्रोमियम तो 2 दिख रहे हैं, तो दूसरी साइड में क्या लगा दो, उसके आगे 2 लिख दो बेटा। और दूसरी रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस है, Fe+2 Fe+3, आयरन सेम है। अगली स्टेप क्या थी बेटा, हमने क्रोमियम को बैलेंस कर दिया, अब किसको बैलेंस करें, बैलेंस द ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस किया जाता है, बोलो बेटा क्या तरीका है, ऑब्जेक्टिव में अभी आ सकता है कभी भी। Cr2O7 2 नेगेटिव में कितनी ऑक्सीजन दिख रही है बताओ बेटा, जितने वाटर कम है, जितना मतलब जितनी ऑक्सीजन कम है उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, इधर O7 है तो दूसरी साइड में आप उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दें, बिल्कुल ठीक बताया बेटा, 7H2O। अब क्या करें, H एटम को कैसे बैलेंस करें, क्योंकि रिएक्शन इससे लेफ्ट साइड, हाँ लेफ्ट साइड में 14 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे सर। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हाँ ठीक है, क्यों H+ आयन क्यों ऐड करेंगे, OH नेगेटिव आयन क्यों ऐड नहीं कर देते, क्योंकि रिएक्शन कौन से मीडियम में चल रही है, एसिडिक में। हाँ क्योंकि रिएक्शन एसिडिक मीडियम है। आपने कभी लोअर क्लासेस में सीखा था, वी कैन बैलेंस द सेम रिएक्शन इन बोथ एसिडिक एंड द बेसिक मीडियम। जो मैं आपको अभी बैलेंस करना सिखा रहा हूं, ये सिर्फ एसिडिक मीडियम है बेटा, बेसिक में नहीं है, बेसिक का भी तरीका है,
लेकिन क्योंकि हमारी जो रिएक्शन है पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम एसिडिक मीडियम में करता है, इसलिए एसिडिक मीडियम में इसको बैलेंस करेंगे। तो इस साइड में आपने लिख दिया बेटा यहाँ पे 14H पॉजिटिव, देखो मैंने लिख दिया। अब इससे अगली स्टेप होती है बैलेंस द चार्ज, चार्ज को बैलेंस करो। सबसे पहले आयरन वाला चार्ज बैलेंस करके दिखा दो, शाबाश। बताओ क्या करें आयरन और चार्ज को बैलेंस किया जाता है पेपर में, मान लो ऐसे आ जाए बेटा, हाउ कैन यू बैलेंस द चार्ज? ऑप्शन में लिखा है बाय एडिंग द इलेक्ट्रॉन, बाय एडिंग द H एटम, बाय एडिंग द O एटम। बोलो किस पे टिक करोगे? बाय एडिंग द, बोलो क्या? बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। हाँ इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को किधर ऐड करें? देखो Fe में देखोगे इधर तो +2 है सर, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है ना वहीं पे उतना ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। हाँ ठीक है बेटा, देखो मैंने इधर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो देखो इधर +3 था बेटा, इधर -1 हो गया, और उधर चाहिए कितना था बेटा? +2 हो गया ना, दोनों साइड में +2 आंसर। तो ऐसे आप सिंपल छोटे बच्चों की तरह भी करके देख सकते हैं कि हमने ठीक ठाक कर दिया या नहीं। तो ये हमारा चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब उसके बाद अगली ऊपर वाली स्टेप में और बताओ बेटा कैसे करेंगे? सर ऊपर वाली स्टेप में लेफ्ट LHS में तो सर +12 चार्ज है और RHS में +6 चार्ज है। तो LHS हाँ में इधर तो देखो मैंने, मेरे को लिखवाते जाओ, इधर मैंने +6 लिख दिया, और उधर कितना है बेटा? +14 है। एक तो देखो H पॉजिटिव 14 है और एक -2 है, देखो -2। अब ये +6 के इक्वल कैसे आए? इधर क्या करें? 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे सर इसमें। हाँ प्लस इधर -6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर देंगे। अब देखो हो गया ना दोनों साइड में +6 तो आपने 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, बिल्कुल ठीक बताया आपने। ये देखो सिंपल मैथमेटिक्स हमने आपको करके दिखाई। अब देखो रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं बताओ? जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस इक्वल हो या अनइक्वल? बताओ बेटा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए या अनइक्वल? बताओ बेटा शाबाश जल्दी से। देखो यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट कर दो। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पहली, देखो एक कंप्लीट रिएक्शन तो अभी हम लिखने वाले हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और मोहर सोल्ट के बीच। पहली जो हाफ रिएक्शन है डाइक्रोमेट वाली, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं? बताओ बेटा कितने दिख रहे हैं गेन होते हुए? +6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए। लॉस होते हुए कितने दिख रहे हैं बेटा सेकंड स्टेप में आयरन वाली में? एक ही है सर, लेकिन वो तो 6। हाँ 6 से क्या कर दे बेटा इसको? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अब दोनों रिएक्शन को ऐड कर दो और कॉमन चीजों को काट दें। बोलो अब 6 इलेक्ट्रॉन से तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन कट गए। अब जो रिएक्शन हमारी बनेगी उसको नीचे लिखते चले जाएं। अब बोलते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा। बोलो बेटा। Cr2O72 नेगेटिव। आगे बोलो। +14H पॉजिटिव। 14H पॉजिटिव लिख दिया बेटा मैंने। और बोलो। +6 Fe2 पॉजिटिव। हाँ बिल्कुल ठीक। वो आगे बोलो। उसके बाद सर 2Cr3 पॉजिटिव। बिल्कुल ठीक है। +7 H2O। ठीक है, ये भी हमने लिख दिया। और बताओ। +6 Fe3 पॉजिटिव। हाँ बिल्कुल ठीक है। सो दैट इज द बैलेंस्ड रिएक्शन। ये आपकी बैलेंस रिएक्शन आपके सामने आ गई है, और इस टाइप से आप बैलेंस भी करते थे। आपके पूरे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता था कभी +1 में, जब आप पढ़ते थे कि हाउ कैन यू बैलेंस दैट रिएक्शन, कि इस रिएक्शन को बैलेंस करके लिखिए ना एसिडिक मीडियम, वो भी आपने सीख लिया। अब हमारा मेन मकसद अब क्या रह गया ये सब कुछ देखने के बाद, कि ये तो हो गई रिएक्शन। मोहर सॉल्ट हमने टाइट्रेशन फ्लास्क में ले लिया विद द हेल्प ऑफ द पिपेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट आपने ऊपर ब्यूरेट के अंदर ले लिया। फिर हमें एक इंडिकेटर भी चाहिए। ये टाइट्रेशन कभी आपने पहले की थी सिंपल टाइट्रेशन, तो उसमें आप एक इंडिकेटर भी डालते थे। वो इंडिकेटर कौन होता था? दैट इज द एनफिनाइल एंथ्रानिलिक एसिड। एनफिनाइल एंथ्रानिलिक एसिड बेटा, ये इंडिकेटर हमें यूज करना पड़ता है, जिससे इसके अंदर आ जाएगा, बोलो कैसा? ग्रीन कलर आ जाएगा। वी विल गॉट द ग्रीन कलर सॉल्यूशन। हमारे इसके अंदर ग्रीन कलर आ जाएगा। एनफिनाइल एंथ्रानिलिक एसिड जो हम डालते ग्रीन कलर आ जाएगा। उसके बाद आप स्टार्ट एडिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट। लेकिन एक चीज भूल गए, बोलो बेटा क्या? बताओ शाबाश, मैं भी भूल गया आपको बताना। जब आपने मोहर सोल्ट डाला सबसे पहले, ये मोहर सोल्ट स्टेप नंबर 1 में पिपेट की हेल्प से, उसके बाद बेटा बोलो क्या जरूर डालना था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बोलो क्या जरूर ऐड करें बाहर से? जल्दी बताओ। कंसंट्रेटेड H2SO4 10 ml आप कंसंट्रेटेड H2SO4 भी डालेंगे, तभी तो एसिडिक मीडियम बनेगा।
तभी तो आपका ऑक्सीडाइजिंग नेचर ये शो करेगा। तो आपने क्या करेंगे, pipette out 10 ml of Mohr salt solution in the titration flask, followed by addition of the 10 ml concentrated H2SO4. Now add 5 to 6 drops of the indicator, that is the N-phenyl anthranilic acid. Now titrate. अब titrate करेंगे. Now titrate the given solution with the K2Cr2O7 solution till the end point is not reached. और ये जो ग्रीन कलर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट गेट कन्वर्टेड इनटू द वायलेट रेड कलर। बेटा ये वायलेट रेड कलर जैसे ही आए तो इट मींस एंड पॉइंट आ गया, और जैसे ही एंड पॉइंट आया आपने शुरू में इनिशियल वॉल्यूम नोट कर लिया था जिसे आप इनिशियल रीडिंग कहते हैं। बेटा ऐसे देखो, इनिशियल रीडिंग जो भी हो, उसके बाद जैसे एंड पॉइंट आया देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट का मान लो यहां तक, तो आप फाइनल रीडिंग नोट कर लेते हैं, फाइनल रीडिंग। उसके बाद जो ये वॉल्यूम आया इसको आप एक्सपेरिमेंट को 3-4 बार आप रिपीट भी करते हैं, ये कहलाता है वॉल्यूम ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज्ड, K2Cr2O7 यूज्ड टू गेट द एंड पॉइंट। फिर आप सिंपल ऊपर हमने फार्मूला तो लगा ही रखा, नॉर्मलिटी इक्वेशन N1V1 इज इक्वल टू बोलो क्या लगा देंगे N2V2, जिसमें एक साइड में बोलो आप क्या लेंगे, इधर ये पोटेशियम डाइक्रोमेट हमने ले रखा है जिसकी नॉर्मलिटी हम हमारे नॉन है N2V2 एंड पॉइंट से पता चला, N1 निकालनी है, वॉल्यूम V1 आपने पिपेट आउट किया था 10 ml, तो यहां से N1 की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे ही N1 की वैल्यू आए उसके बाद अगला पॉइंट आता है जिसे कहते हैं बोलो क्या, स्ट्रेंथ निकालना, स्ट्रेंथ ऑफ मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ मोहर सॉल्ट कैसे निकालेंगे, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो ये तो होगी बेटा सिंपल टाइट्रेशन। अब आप हमें ये बता दें कि अगर हमें पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन करनी है तो एक छोटा सा एडिशन करना है, वो क्या बताओ बेटा, शाबाश जल्दी से। सर पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट कर देंगे। देखो मैं नीचे बेटा देखो ये सारी हमने हटा दिया, यहाँ पे सब कुछ, एक बीकर ले लेते हैं, आप हमें सेटअप करवाएं शाबाश जल्दी से, कैसे कैसे क्या क्या चीज ऐड करेंगे। मैं देखो बीकर ले लेता हूँ सबसे पहले, तो देखो ये हमने एक बीकर लिया, देखो ये हमने एक बीकर लिया, ठीक है बेटा। इसमें बीकर में एक इलेक्ट्रोड डालेंगे, बोलो कौन सी इलेक्ट्रोड, कल बताया था प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम की सर। ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड थ्रू वायरिंग, इसको किससे कनेक्ट कर देंगे, हमारे पास बोलो जो इधर इंस्ट्रूमेंट होगा जिसमें एक डिजिटल, हाँ ये होगा डिजिटल पोटेंशियोमीटर, हमारे पास डिजिटल पोटेंशियोमीटर, जिसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं, क्या डिटरमाइन करते हैं, ईएमएफ। यहाँ पे जो रीडिंग आएगी हमें ईएमएफ देख लेंगे। लेकिन हमारी कंप्लीट सेल तो बेटा नहीं बनी है, क्या करें बेटा कंप्लीट सेल बनाने, कैलोमल इलेक्ट्रोड के, हाँ बिल्कुल कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ। तो यहाँ पे हम एक कंटेनर और लेंगे दूसरा, और इसके अंदर हम दूसरी जो इलेक्ट्रोड डालेंगे दैट इज द कैलोमल इलेक्ट्रोड, ये कैलोमल इलेक्ट्रोड होगी, इसको भी पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट कर देंगे, और बीच में बेटा इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब जो हम ऐड करेंगे उसको क्या बोलते हो, सॉल्ट ब्रिज। हाँ ये सॉल्ट ब्रिज आप ले लेंगे। तो ये हमारे पास हो गई यहाँ पे कैलोमल इलेक्ट्रोड, और पहले वाली जो इलेक्ट्रोड थी वो बेटा कौन सी थी, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब जो बीकर है, अब आप इसमें पिपेट आउट करेंगे, देखो जो ऊपर हम बता रहे थे पिपेट आउट, बोलो क्या 10 ml ऑफ द, बोलो किस चीज का, मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन, उसी टाइप से डालेंगे बेटा मोहर सॉल्ट का सॉल्यूशन, मोहर सॉल्ट का सॉल्यूशन आपने 10 ml इसमें डाल दिया। उसके बाद क्या हमें इंडिकेटर डालने की जरूरत है या नहीं, बताओ बेटा, और क्या डाले मोहर सॉल्ट में, जल्दी बताओ, बताओ बेटा मोहर सॉल्ट में क्या डालें, ऊपर से आप K2Cr2O7 डालेंगे तो मोहर सॉल्ट में क्या डालें नीचे, ताकि वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करे, सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, 10 ml आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड जरूर डालेंगे। अब ये बताओ जो इंडिकेटर हमने लिया था एन-फिनाइल एंथ्रेनिलिक एसिड, वो इसमें ऐड करें या नहीं करें, बताओ बेटा, बताओ शाबाश सोच के बताओ। सर क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन ये है बेटा, क्या हम इसमें इंडिकेटर डालें या नहीं डालें पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में, नहीं सर नहीं है जरूरत। हाँ अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें ईएमएफ डिटरमाइन करनी है। क्या डिटरमाइन करनी है बेटा इसमें, ईएमएफ। तो उसी टाइप से अब हमारी बेटा यहाँ पे टेबल बन जाएगी
क्या टेबल बनेगी? सीरियल नंबर, उसके बाद बोलो क्या? वॉल्यूम ऑफ, क्या ऐड करेंगे बेटा ऊपर से? पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन एडिड, और आगे क्या नोट डाउन कर लेंगे बेटा? ईएमएफ। सबसे पहला पॉइंट, जब हमने बाहर से पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला ही नहीं था, ईएमएफ नोट डाउन कर ली। सेकंड, आप हर बार डाल देंगे 0.5 ml, हो सकता है 0.6 डाल दो, कुछ भी डाल दो, एवरी टाइम नोट डाउन द ईएमएफ एंड सो ऑन। आपकी टेबल बन जाएगी। टेबल बनने के बाद बेटा क्या प्लॉट हमें करना पड़ता है? बताओ बताओ क्या प्लॉट करेंगे? बताओ बेटा क्या प्लॉट? हाँ, ग्राफ प्लॉट करेंगे। बेटा किसके बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे? नीचे क्या लें बोलो? एक्स एक्सिस के ऊपर वॉल्यूम ऑफ द K2Cr2O7। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा। और कल आपने क्या लिया था? KMnO4 लिया था, आज K2Cr2O7 सॉल्यूशन है। और इधर इस एंड के ऊपर क्या लेंगे बेटा? यहाँ पे वाई एक्सिस पे EMF। और इस टाइप से बेटा आपके देखो ये पॉइंट आ जाएंगे। आपके क्या आएंगे बेटा? यहाँ पे पॉइंट। जैसे ही आपका ये ग्राफ आएगा, देखो ऐसे 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 करके डिफरेंट पॉइंट आएंगे, जहां पे भी आपको इन्फ्लेक्शन दिखाई दे, मान लो यहाँ पे इन्फ्लेक्शन आ गई, तो वहीं पे से आपको पता चलेगा बेटा किस चीज का यहाँ पे एंड पॉइंट। जो भी ग्राफ आएगा वो तो आपको दिखेगा एक्सपेरिमेंटली। तो दैट इज द इक्विवेलेंस पॉइंट। ऑर्डिनरी टाइट्रेशन कर रहे थे तो बेटा उसको कौन सा पॉइंट बोलते हैं ऑर्डिनरी टाइट्रेशन में? बताओ बेटा। एंड पॉइंट बोलते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट ऑर्डिनरी टाइट्रेशन, जब इंडिकेटर वाली टाइट्रेशन थी उसमें। जल्दी बताओ बेटा। ऑर्डिनरी टाइट्रेशन में जो आपका एंड पॉइंट था उसको एंड पॉइंट ही कहते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट उसे एंड पॉइंट कहते हैं बेटा। यहां पे ये एग्जैक्ट एंड पॉइंट आता है, यही तो एप्लीकेशन है आपके पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन की। तो इस पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के द्वारा एग्जैक्ट एंड पॉइंट आता है, एंड एग्जैक्ट एंड पॉइंट इज कॉल्ड एज द इक्विवेलेंस पॉइंट। उसके बाद सिंपल बेटा वही इक्वेशन लगाएंगे जो हमने पहले लगा के दिखा रखी है, N1V1 = N2V2, और यहाँ पे ये एंड पॉइंट रही अब की बार, ये बन गया आपका इक्विवेलेंस पॉइंट, दैट इज फ्रॉम द ग्राफ। ये आपके पास ग्राफ से आएगा। इक्विवेलेंस पॉइंट बेटा कहां से मिलेगा आपको? फ्रॉम द ग्राफ। और फिर इस टाइप से आप स्ट्रेंथ ऑफ किसकी निकाल सकते हो? मोहर सॉल्ट। इक्विवेलेंट मास पुट करना है, जैसे कल भी आपको सिखा दिया गया था। मोलर मास को डिवाइड करेंगे किस चीज से? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से। बेटा ये बताओ जल्दी से, कौन बच्चा बताएगा कि मोहर सॉल्ट जो है इसमें आयरन था, फेरस सल्फेट इफेक्टिव पार्ट था। अब ये बताओ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आयरन में कितना हो रहा है? जल्दी बताओ बेटा देख के। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ओनली 1। देखो इधर +2 है, इधर +3। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ओनली 1। इसीलिए मोलर मास को जब आप डिवाइड करेंगे 1 से, तो इसलिए इक्विवेलेंट मास भी उतना ही आ जाएगा जो कल आपको बताया गया था। जैसे 342 होता है मोलर मास, तो उतना ही इक्विवेलेंट मास होगा। पता चल गया बेटा? तो ये बेसिक बातें आपको भूलनी नहीं है, ये आपसे वाइवा में भी पूछेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट का थोड़ी ना हमें यहाँ पे निकालनी है स्ट्रेंथ, हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट की नहीं निकालनी, हमें किसकी निकालनी है बेटा स्ट्रेंथ? हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है? मोहर सॉल्ट। तो मोहर सॉल्ट का ही तो इक्विवेलेंट मास लेंगे हम यहाँ पे। जो हमने पहले एक चीज वैसे सिखा दी थी आपको एक्स्ट्रा, के टीचर पूछ भी सकता है कि बताओ इसी सेम रिएक्शन में, सेम टाइट्रेशन में अगर आपसे पूछ लें कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का इक्विवेलेंट मास कितना है, तो आप जो भी मोलर मास है पोटेशियम डाइक्रोमेट का उसको 6 से डिवाइड कर देंगे, और रीजन आपको पहले सिखाया जा चुका है। ठीक है बेटा? तो ये था आज का एक्सपेरिमेंट। अब आप इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे अपनी लेबोरेटरी के अंदर। ओके बेटा, थैंक यू।